सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिज़िकल के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं उसके बारे में हम आज एक विस्तृत वीडियो के माध्यम से जो है आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने साथ लेकर जाना है और किन डॉक्यूमेंट्स की जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चलते हैं आपकी रूल बुक पर। ये वही रूल बुक है जो पीसीआरटी की जो रूल बुक जारी हुई है, एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो रूल बुक है उसके पेज नंबर 15 पर हम डायरेक्ट चले जाते हैं। आप खुद भी इस रूल बुक के माध्यम से इस जानकारी को पढ़ सकते हो और यही जानकारी जो है मैं आपको देने जा रहा हूं जो कि आपकी रूल बुक में लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर 15 पर हम जैसे ही पहुँचते हैं, पेज नंबर 15 पर पहुँचने के बाद जो है आपको फिज़िकल के दौरान जो डॉक्यूमेंट लगने हैं उसकी जानकारी जो है आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं उन सारे पॉइंट्स को जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है द्वितीय चरण प्रमाण पत्रों की जांच शारीरिक प्रवीणता टेस्ट। ये द्वितीय चरण जो है अब इसी का नंबर जो है आ गया है और यही आपका होने वाला है। ठीक है, तो द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न केंद्रों में संपन्न की जाएगी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समितियों के सीधे पर्यवेक्षण में की जाएगी। यह कार्यवाही प्रदेश के विभिन्न केंद्रों में संपन्न की जाएगी। आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ, मतलब जो आपने आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा था उस आवेदन पत्र के साथ, तो यहाँ पर पहला डॉक्यूमेंट अपना निकल के आ गया कि जो आपको लेके जाना है वो ऑनलाइन आवेदन पत्र। और अगर ये ऑनलाइन आवेदन पत्र आपका गुम चुका है, आप इसको फिर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एमपी ऑनलाइन की साइट पर चले जाइएगा। वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है आप अपना जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है जो पुलिस के लिए आपने आवेदन दिया था शुरू में, वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया पहला डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करेंगे। मतलब इसी आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या संलग्न करना है उसकी सूची जो है आपको नीचे दी गई है। तो वांछित दस्तावेज संलग्न करेंगे एवं चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा। मूल मतलब आपको ओरिजिनल प्रस्तुत करना है, ना ही किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी देना है। फ़ोटोकॉपी तो लगनी ही है लेकिन आपको मूल दस्तावेज भी इस सब का दिखाना है। तो पहला क्या है, बहुत लोगों के मन में सवाल है कि सर जन्म प्रमाण पत्र लगना है कि नहीं लगना है। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से हम ये जानकारी भी दे देंगे कि लगना है कि नहीं लगना है। तो पहला पॉइंट लिखा है जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा, यहाँ पे देखिए बीच में अथवा है। अथवा का अर्थ आप भी समझते हैं कि क्या होता है। अथवा मतलब ये या तो ये, मतलब जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं या हाई स्कूल सर्टिफिकेट दे सकते हैं या इंटरमीडिएट मतलब 10+2 की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो। तो मतलब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आपको 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं जो आप दे सकते हैं। 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कि एक साथ देना है, इनकी जगह पे कोई एक दे सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है, तो 10वीं की मार्कशीट उसके लिए लगेगी, ना कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए। बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो फिर आपको अंक सूची देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंक सूची की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी 10वीं मांगी है, इसलिए आपको अंक सूची भी देनी है। तो यहाँ पर आपकी 10वीं की मार्कशीट जो है वो 2 डॉक्यूमेंट का काम कर देती है। पहला होता है वो आपकी जन्म तिथि का प्रमाणिकता कर देती है और दूसरा कर देती है कि वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन को भी साबित कर देती है। तो यहाँ पर जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। उसके अलावा अथवा लिखा है हाई स्कूल की आप मार्कशीट दे सकते हैं, मतलब 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं या इंटरमीडिएट या 12वीं की मार्कशीट दे सकते हैं। ये तीनों दस्तावेज जो हैं या तो करके, मतलब या जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट जो है ये जन्म प्रमाण पत्र के रूप में काम करेंगे। ठीक है, दूसरा है शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र। तो शैक्षणिक योग्यता मिनिमम यहाँ पे मांगी गई है 10वीं पास, तो यहाँ पर जो है आपको 10वीं की मार्कशीट देनी पड़ेगी। तो अभी तक आपके 3 डॉक्यूमेंट अनिवार्य हो गए, 3 नहीं कहना चाहिए 2। पहला हो गया आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र,
दूसरा हो गई 10वीं की मार्कशीट, ठीक है। 12वीं पास किया है तो 12वीं की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर नहीं किया है तो बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 10वीं की मार्कशीट चाहिए यहाँ पे। और एसटी और एससी के लिए शायद 8वीं योग्यता है तो वो 8वीं की मार्कशीट देंगे, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कि गैर क्रीमी लेयर के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में, जिसके प्रारूप इसी रूल बुक में नीचे दिए गए हैं, उसी प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट लिखा होना चाहिए, मतलब गूदा गादी नहीं होना चाहिए, स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि कहाँ से बना है आपका ये जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे ये जाति प्रमाण पत्र हो गया। स्वयंसेवी नगर सैनिक अथवा नगर सेना के नॉन कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए नगर सेना की 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेना की सेवा का प्रमाण पत्र लगेगा। और जैसे पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों के लिए नियोक्ता द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र लगेगा। और परित्यक्ता महिला के लिए लागू उच्चतम आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रूप में राजस्व अधिकारी द्वारा, जो तहसीलदार से नीचे स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा कल्याण वर्ग विभाग के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दंपत्ति में से उच्च जाति के पति अथवा पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिए उसका जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आपने विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसके हिसाब से अगर आयु सीमा में छूट चाहिए तो उसका भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है, अगर जीवित बच्चे हैं। और ठीक है, नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिए, मतलब किसी और विभाग में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, मतलब ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र से अगर आपने फॉर्म भरा है ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस का जो है फॉर्म देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको दस्तावेज अब यहाँ पे नोट पढ़ लेते हैं क्या लिखे हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा, मतलब इसकी फ़ोटो कॉपी लगेगी जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख के आपके दस्तखत करने हैं, प्लस ओरिजिनल भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जाएगा। अध्याय 4 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे अंतिम चयन के लिए आहार्य नहीं माना जाएगा। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं अगर वो आप नहीं दे पाते हैं, विस्तृत जो भी इसका फॉर्मेट है उसके फॉर्मेट में नहीं दे पाते हैं तो आपको जो है आपको फिर जॉब मिलना मुश्किल है, आपको वो जॉब नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ये था एक बार मैं लिस्ट के माध्यम से, जो मैंने लिस्ट बनाई है उसके माध्यम से भी आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी रखने हैं। तो फिजिकल के समय लगने वाले दस्तावेज में आपको मैं भी अपनी तरफ से 1-2 नोट बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। प्रत्येक दस्तावेज की मूल प्रति लेकर अवश्य जाएं, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर ज़रूर जाएं। प्रत्येक दस्तावेज की 3-3 कलर्ड फ़ोटोकॉपी भी करा लें, उनको भी साथ में लेके जाना है। अब यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट अथवा जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, कोई एक लगना है, ठीक है। तो 10वीं की मार्कशीट है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म जो उसका भरा था आपने परीक्षा देते समय उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है 2 प्रति में, ठीक है। 12वीं की मार्कशीट अगर हो तो, अगर आपने 12वीं पढ़ी हो तो वो भी रख लीजिए। अन्य कोई उच्च शिक्षा जैसे ग्रेजुएशन किया है तो उसकी मार्कशीट रख लीजिए, नहीं किया तो कोई ज़रूरी नहीं है। जाति प्रमाण पत्र जो आपका SC ST OBC के लिए लगना है वो रख लीजिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र लगना है जो कि UR SC ST OBC सबके लिए लगना है। EWS से फॉर्म भरा है तो EWS का प्रमाण पत्र रख लीजिए। भूतपूर्व सैनिक है तो सेना की सेवा का प्रमाण पत्र रख लीजिए। नगर सैनिक है तो 3 साल की सेवा का प्रमाण पत्र रख लीजिए, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड में से कोई एक चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने वोटर ID दे दी तो आधार कार्ड भी दीजिए, आधार कार्ड दे दिया तो वोटर ID भी दीजिए, ठीक है। ये आपकी परिचय के लिए एक कागज़ आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली आधार कार्ड डॉक्यूमेंट जो ऐसा होता है जो बायोमेट्रिक से लेकर सभी जगह ऑथोराइज्ड है, प्लस भारत सरकार का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है तो आधार कार्ड आपका कम लगेगा और वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है।
तीन से चार कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिएगा। तो ये थे डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट, इससे ज़्यादा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगने नहीं है। इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, जो मुझे मेंशन करनी है, वो उसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि रोज़गार पंजीयन जो है आपको लगना है, जीवित रोज़गार पंजीयन लगना है। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ जो है मेंशन नहीं की गई है, लेकिन रोज़गार पंजीयन जो है मांगा जाता है। यहाँ पर जो है देखिए, आपको मैं 15वें पेज पर लेके जाता हूँ। निर्देशों में तो ये चीज़ नहीं लिखी है, लेकिन पिछली बार जब मैंने फ़िज़िकल दिया था तो उस समय जो है रोज़गार पंजीयन मांगा गया था, जीवित रोज़गार पंजीयन मांगा जाता है। लेकिन रोज़गार पंजीयन के बारे में यहाँ पर रूल बुक में नहीं लिखा है, तो इसलिए मैंने अपने पॉइंट्स में मेंशन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे आप बताइए कि रोज़गार पंजीयन के बारे में कहीं लिखा हो, तो नहीं लिखा है, लेकिन रोज़गार पंजीयन जो है मांगा जाता है। तो रोज़गार पंजीयन के बारे में बहुत सारे बच्चों का डाउट ये निकल कर आता है कि सर, हमारा रोज़गार पंजीयन एक्सपायर हो चुका है, हम उसको रिन्यू नहीं कर पाए हैं, तो क्या हम नया रोज़गार पंजीयन बनवा लें? बिल्कुल आप नया रोज़गार पंजीयन बनवा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम, आज मैंने अपने लाइव सेशन में भी आप सबको ये बात बताई थी कि जब आपने फॉर्म भरा था 2020 में, एग्ज़ाम 2022 में हो पाया, तो ये जो बीच में टाइम पीरियड इतना लंबा हो गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का रोज़गार पंजीयन जो है वो एक्सपायर हो चुका है। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके पास वर्तमान समय में एक जीवित रोज़गार पंजीयन होना चाहिए, और जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय आपके पास एक जीवित रोज़गार पंजीयन था। ये महत्वपूर्ण होता है। अब ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपको वही वाला लगेगा, क्योंकि अगर उसकी एक्सपायर डेट ख़त्म हो चुकी होगी, उसकी डेट ख़त्म हो चुकी होगी, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? उसको रिन्यूअल करा लेते, लेकिन रिन्यूअल नहीं करा पाए हैं तो आप नया रजिस्ट्रेशन भी दिखा सकते हैं। और हो सकता है कि इसके लिए कोई पृथक से आदेश जो है आ जाए कि रोज़गार पंजीयन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए, या कोई भी आदेश इसके रिगार्डिंग आ सकता है। जैसी भी यथा स्थिति होगी, हम उस हिसाब से आपको जानकारी दे देंगे रोज़गार पंजीयन के बारे में। बाकी जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो सॉलिड डॉक्यूमेंट जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं। रही रोज़गार पंजीयन की कहानी, तो जैसा सबके साथ होगा वैसा आपके साथ होगा, क्योंकि यह समस्या जो है सार्वभौमिक बन चुकी है। किसी एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है कि उसका रोज़गार पंजीयन एक्सपायर हो चुका है। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनका रोज़गार पंजीयन एक्सपायर हो चुका है। तो हो सकता है कि रोज़गार पंजीयन की अनिवार्यता को जो है समाप्त कर दिया जाए, और आपका ये जो रोज़गार पंजीयन का डाउट है वो सॉल्व हो जाए। तो ठीक है, फिलहाल रोज़गार पंजीयन के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन बिल्कुल आएगा, और जो भी अपडेट निकल के आएगी, जैसे ही फिज़िकल स्टार्ट होंगे, हम आपको उसके बारे में बता देंगे। खुद फिज़िकल सेंटर पर जाके आपको बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं लग रहे हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें जो है एसपी स्टूडियो के माध्यम से आपको समय समय पर ऑथेंटिक जानकारी जो है प्राप्त होती रहेगी। ये डॉक्यूमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके जो कमेंट के माध्यम से हमें मिलते रहेंगे, सुझाव, उन पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़े वीडियो हम बनाते रहेंगे। रोज़गार पंजीयन का टेंशन मत लीजिए, बहुत लोगों की समस्या है, उसके लिए अलग से आदेश आ सकता है कि नहीं लगेगा, और नहीं आता है तो उसका उपाय भी बताया जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल फिजिकल के डॉक्यूमेंट यही कुछ आपको लगने हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।